हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 11 फिजिक्स का रोटेशनल मोशन का एक नया लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं रोलिंग ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 11th में है या जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे और ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हेडिंग लगा लीजिए, रोलिंग मोशन ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। तो बेटा, ये लेक्चर को देखने से pहले आई होप आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे कि कैसे रोलिंग मोशन के इस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको समझाया था, कैसे एंगुलर एक्सेलरेशन, प्योर रोलिंग क्या होती है, फोर्सेस क्या एक्ट करते हैं रोलिंग मोशन में। अगर वो लेक्चर्स नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तभी अच्छे से ये समझ में आएगा। अगर वो भी टाइम नहीं है तो आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है बेटा, और इस इंक्लाइंड प्लेन पे हमारे पास कोई एक बॉडी है जो रोलिंग मोशन परफॉर्म करेगी, यानी कि ये बॉडी रोटेशन भी करेगी और साथ साथ ट्रांसलेशन मोशन भी करेगी। तो इसके ऊपर क्या करेगी, रोलिंग मोशन ऐसे ऐसे आएगी बेटा। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दो केस बनते हैं। पहला केस, या तो हमारे पास जो ये इंक्लाइंड प्लेन का ये जो सरफेस होगा रफ सरफेस होगा, या तो स्मूथ सरफेस होगा। तो चलिए सबसे पहला केस देखते हैं। अगर हमारे पास ये इंक्लाइंड सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है, तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए यहाँ पे, केस नंबर 1। पहला केस कौन सा हमें देखना है, बोलिए, रफ इंक्लाइंड का। जब हमारे पास कोई रफ इंक्लाइंड है बेटा, ठीक है, क्लियर। अगर ये सरफेस रफ होगा तो यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट करेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहां पे क्या क्या फॉर्मूले हमको डराइव करने हैं। पहली बात कि भाई, जब ये रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही होगी इस इंक्लाइंड प्लेन पे, नीचे आ रहा होगा, तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, और साथ ही साथ इस बॉडी का जब ये ऊपर से नीचे आएगी लोअर मोस्ट पॉइंट पे, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ये दो बातों को हमको कैलकुलेट करना है बस इसी लेक्चर में, और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस बॉडी को देखिए। ये बॉडी कुछ भी हो सकती है, रिंग हो सकती है, डिस्क हो सकती है, स्फीयर हो सकती है, एक कोई जर्नल बॉडी है मान लेते हैं। क्लियर। अच्छा, इसका कुछ ना कुछ बेटा रेडियस होगा, तो मान लेते हैं इसका कैपिटल आर कुछ रेडियस है, ठीक। अब इस बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं, सारे के सारे इस बॉडी पे जरा रिप्रेजेंट कर दो, बोलिए। तो चलिए, आपको पता होगा इस बॉडी के ऊपर क्या लग रहा होगा, सेंटर ऑफ मास से वर्टिकली डाउनवर्ड एक mg ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, हाँ या ना। अरे भाई, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास से नीचे परपेंडिकुलर डाउनवर्ड mg ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे जरा ध्यान से देखिए। यहां पे आप कहोगे इस बॉडी पे परपेंडिकुलर अपवर्ड क्या लग रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। कैसे लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर कौन लगा रहा होगा, इस इंक्लाइंड प्लेन का सरफेस इसके ऊपर लगा रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर आप इस mg को देखिए, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। देखिए बेटा, ये हमारे पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इसका कुछ ना कुछ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा, मान लेते हैं थीटा। ये थीटा डिग्री उठा हुआ है एंगल पे। तो अगर ये थीटा डिग्री है, तो मैंने आपको कई सारे प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ये थीटा होगा तो ये एंगल भी बेटा हमारा थीटा ही होता है। क्लियर। तो इस mg फोर्स को हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे। तो एक हो जाएगा mg cos थीटा इस तरफ, और एक हो जाएगा mg sin थीटा इस तरफ। तो यहां से आप कहोगे एक mg cos थीटा, देखिए ऐसे लग रहा होगा, क्या, mg cos थीटा इस तरफ हुआ, और एक इस तरफ लग रहा होगा mg sin थीटा का फोर्स इस तरफ बेटा। क्लियर। इस बॉडी को ट्रांसलेशन मोशन कौन करा रहा होगा, कौन सा फोर्स, जिसकी वजह से ये नीचे आ रहा होगा, ट्रांसलेशन मोशन कर रहा होगा, mg sin थीटा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, पक्का। अच्छा बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, और कौन सा फोर्स लग रहा होगा, आपको पता है ये सरफेस हमारा रफ सरफेस है, तो इस बॉडी के सरफेस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट कर रहा होगा। बोलिए, इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स, हाँ या ना।
नीचे वाला इंक्लाइंड सरफेस रफ है तो ये इस बॉडी के ऊपर पीछे की तरफ, क्योंकि ये बॉडी आगे आना चाहती है, फ्रिक्शन फोर्स का काम होता है रिलेटिव मोशन को रोकने का, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसको रोकने के लिए पीछे लगेगी। हाँ या ना? क्लियर हो गई बात? चलिए बहुत सही। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए ट्रांसलेशन मोशन कौन कराएगा? mg sin थीटा, ठीक है, यानी कि इसको सीधे लीनियर मोशन कौन कराएगा? mg sin थीटा। मगर इस बॉडी को रोटेट कौन कराएगा? रोटेट कौन कराएगा? वो फोर्स कौन सा है? कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि आप यहां पे देखिए, ये बॉडी अगर रोटेट करेगी तो किसके अबाउट करेगी? सेंटर ऑफ मास के अबाउट करेगी। ये mg sin थीटा सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है, और कोई भी फोर्स अगर उसी एक्सिस से पास कर रहा है जिसके अबाउट वो रोटेट कर रही है, यानी कि सेंटर ऑफ मास, तो उसके वजह से टॉर्क नहीं प्रोड्यूस होगा। टॉर्क नहीं प्रोड्यूस होगा तो बॉडी टर्न नहीं करेगी, तो mg sin थीटा के वजह से टर्न नहीं करेगी। अब आप देखिए, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसकी, सेंटर ऑफ मास। इसके देखिए, इससे एक टेंजेंट के लॉन्ग, बोलिए परपेंडिकुलर लग रहा है एक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, जिसके वजह से इस बॉडी की टर्निंग होगी। जब ये बॉडी टर्न करेगी तो इसके पास रोटेशन मोशन भी आएगा। हाँ या ना? तो आपने ये जाना कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स आएगा तो टॉर्क आएगा। टॉर्क यानी कि वही टर्निंग इफेक्ट, ठीक है। टॉर्क आएगा तो बॉडी के पास क्या आएगा? एंगुलर एक्सेलेरेशन। एंगुलर एक्सेलेरेशन यानी कि ये बॉडी अब ऐसे ऐसे रोटेट कर रही होगी, इसके पास कुछ ना कुछ एंगुलर एक्सेलेरेशन आ रहा होगा, ठीक है। अभी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा 0 होगा, और जैसे जैसे ये बॉडी रोल करते हुए आएगी, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन लग रहा है, जिसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वैल्यू बढ़ती है। ये सब पहले भी पढ़ा चुका हूं, ये सब इतना डिटेल में यहां पे देखना नहीं है। क्लियर? चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पे क्या करना है हमें? हमने सब कुछ दिखा दिया। अच्छा, एक बात मैं पूछूं, ये बॉडी mg sin थीटा फोर्स से इस तरफ आ रही है, ठीक है, फोर्स इस तरफ है, तो एक्सेलेरेशन किधर होगा? बोलिए, एक्सेलेरेशन किधर होगा? इस तरफ होगा बॉडी का, तो बॉडी का एक्सेलेरेशन भी इस तरफ होगा। वो एक्सेलेरेशन कितना होगा? भाई फोर्स क्या है? mg sin थीटा। देखिए, मास इंटू एक्सेलेरेशन फोर्स होता है। अगर मैं मास को हटा दूं, mg sin थीटा में से मास को हटा दूं तो क्या बचेगा? g sin थीटा। g sin थीटा ही तो एक्सेलेरेशन होगा, तो आप यहां से कहोगे इस तरफ एक एक्सेलेरेशन है, a इक्वल्स टू g sin थीटा। क्लियर? अरे फोर्स इक्वल्स टू ma होता है, m को छुपा लिए तो ये बचा हुआ क्या होगा? एक्सेलेरेशन होगा। तो ये बॉडी इस तरफ g sin थीटा के एक्सेलेरेशन से आ रही होगी, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमें यहाँ पे दो चीज करनी है। पहला चीज, नेट फोर्स इक्वल्स टू ma करना है। दूसरा, नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा करना है। तो चलिए पहले नेट फोर्स करते हैं। नेट फोर्स, एक फोर्स आगे की तरफ लग रहा है mg sin थीटा, पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स। भाई आगे वाला फोर्स ज्यादा होगा, हाँ या ना? पीछे वाला फ्रिक्शन लगा रहा है, ठीक है। तो यहां से अगर हम कहें नेट फोर्स कितना हो जाएगा इस बॉडी पे, तो आप कहोगे नेट फोर्स ऑन द बॉडी कितना होगा? बोलिए, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। ये हो गया नेट फोर्स। नेट फोर्स को किसके बराबर करना है? ma के बराबर करना है, ठीक है, ma के बराबर करना है। क्लियर? अच्छा, ये कौन सी कहानी है? ट्रांसलेशन मोशन की कहानी है बच्चों। कौन सी कहानी? याद रखना, ये कौन सी कहानी है? ट्रांसलेशन मोशन से हमने देखा। ट्रांसलेशन मोशन से हमने देखा कि भाई फोर्स एक आगे की तरफ mg sin थीटा, पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स, दोनों का नेट फोर्स किसके बराबर होता है? ma के बराबर होता है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहां से हम कह सकते हैं। चलिए, अगर आप यहां पे देखो रोटेशन को, अब आप यहां पे देखो रोटेशन को, यानी कि ये बॉडी रोटेट भी तो कर रही है, क्योंकि टॉर्क आएगा फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से। क्लियर? अच्छा, तो आप यहां से कहोगे कि नेट टॉर्क बॉडी में, इस बॉडी पे नेट टॉर्क किस फोर्स के वजह से आ रहा है? क्या mg sin थीटा के वजह से कोई टॉर्क प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये कहां से पास कर रहा है? उसी एक्सिस से जिस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रही है, यानी कि सेंटर ऑफ मास। क्लियर? मगर यहां पे आप देखोगे आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से? बोलिए, रेडियस ही तो होगा, रेडियस होगा कि नहीं होगा? अरे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, बोलिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस होगा कि नहीं होगा? ठीक है। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फ्रिक्शनल फोर्स F और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से? R। तो आप कहोगे नेट टॉर्क इस बॉडी पे कितना होगा? F R, बोलिए
फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नेट टॉर्क किसके बराबर होता है बेटा, आई अल्फा के बराबर होता है। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेट टॉर्क किसके बराबर कर दिया, आई अल्फा के बराबर कर दिया। क्लियर। तो ये कौन सा चीज हो गया, ये रोटेशन मोशन का कहानी हो गया, रोटेशन मोशन का कहानी हो गया। रोटेशन मोशन का कहानी ये होता है कि टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, और ट्रांसलेशन मोशन का होता है नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए। बात खत्म। क्लियर। चलिए ठीक है। अब यहां से हम बोलें कि ये बताओ अल्फा क्या होता है, अल्फा कैसे निकालोगे। देखिए हम मान के चलेंगे ये जो बॉडी है ये हम मान लेंगे कि ये प्योर रोलिंग कर रही है। क्या कर रही है, प्योर रोलिंग कर रही है। अगर कोई बॉडी प्योर रोलिंग करती है तो मैंने आपको बताया था, याद करिए, बोलिए, अगर प्योर रोलिंग हो रही है, अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो आपको पता होना चाहिए A इक्वल्स टू आर अल्फा। बोलिए A इक्वल्स टू आर अल्फा होता है। क्लियर। अब कहोगे ये कहां से आया, अरे भाई प्योर रोलिंग में मैंने आपको प्रूफ भी किया था A इक्वल्स टू आर अल्फा। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। देखिए प्योर रोलिंग का मतलब क्या है, देखिए समझिए, इसका मतलब यह है कि ये जो बॉडी है, देखिए ये हमारी बॉडी, मान लीजिए प्लेट हमारी, ठीक है, ये प्लेट है, ऐसे देखिए ये प्लेट है हमारी, ये जो प्लेट दिख रही है इस सरफेस पे स्लिप नहीं करनी चाहिए। अगर ये स्लिप कर रही है तो इसका मतलब प्योर रोलिंग नहीं हो रही है। हम मान लेते हैं कि ये ऐसे प्योर रोल करते हुए आ रही है, ठीक है, यानी कि स्लिपिंग नहीं हो रही है। क्लियर। स्लिपिंग कब नहीं होगी, स्लिपिंग कब नहीं होगी, ये आपको मैंने बताया था कि जब इस बॉडी पे आगे लगने वाला एक्सेलरेशन A किसके बराबर होगा, इस बॉडी के ऊपर पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा, एक एक्सेलरेशन आर अल्फा। बोलिए अरे भाई ये जो पॉइंट होगा ये रोटेट भी तो कर रहा होगा, जिसके वजह से रोटेशनल एक्सेलरेशन आएगा आर अल्फा, पीछे की तरफ टेंजेंट के अलोंग देखिए ऐसे आर अल्फा, और इसी पॉइंट पे एक आगे की तरफ एक्सेलरेशन A है। तो जब ये दोनों एक्सेलरेशन A इक्वल्स टू आर अल्फा होगा तभी तो ये बॉडी स्लिप नहीं करेगी। क्लियर। तो यानी कि प्योर रोलिंग क्या होता है, A इक्वल्स टू आर अल्फा, प्रूफ भी कर दिया, खत्म बात। ठीक। अब यहां से कहोगे अल्फा मुझे चाहिए इन टर्म ऑफ A, तो आप कहोगे R अपॉन A हो जाएगा। नहीं, अल्फा कितना हो जाएगा भैया, एक मिनट, हल्की सी गड़बड़ी। अल्फा कितना हो जाएगा, A बाय R हो जाएगा। कितना हो जाएगा, A बाय R हो जाएगा। लिखिए यहां पे A बाय R हो जाएगा। ठीक, इस प्लेट को उधर रख दो, अल्फा इक्वल्स टू A बाय R हो गया। अब यहां पे अल्फा की वैल्यू A बाय R रख दीजिए, बात खत्म। तो आप यहां पे कहोगे एफ आर इक्वल्स टू आई अल्फा, अल्फा है A बाय R बच्चों। ठीक। अब यहां क्या कहोगे, F को यहीं रहने दो, R को नीचे भेज दो, तो आप कहोगे आई A अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया, समझ गए। अच्छा, आपने यहां पे F की वैल्यू निकाल ली है, कितनी आई, आई A R स्क्वायर। अब यहां क्या करोगे, इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू को, बोलिए इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू को, बोलिए इस इक्वेशन में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, बोलिए इस इक्वेशन में पुट कर दो F की वैल्यू, खत्म बात। क्लियर। अब जब पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे यहां पे, आप यहां पे कहोगे mg साइन थीटा माइनस एफ कितना है, आई A बाय R स्क्वायर। बेटा ये है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए ये हो गया। और हाँ, F की वैल्यू रख दी, इक्वल्स टू MA है। चलिए अब यहां पे देखिए I को हमें कुछ लिखना पड़ेगा। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आपने रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं पढ़ा है तो जाके देख सकते हैं। मैं इस बॉडी को जर्नल बॉडी मान रहा हूं, बॉडी को एक जर्नल बॉडी मान रहा हूं। अगर बॉडी जर्नल है तो उसके लिए हम क्या मान लेंगे, इसका जो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है K है। इस बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, K है। अब हाँ K है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, अगर कोई बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन K है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बच्चों, वो होता है I इक्वल्स टू, यहां पे लिख दे रहा हूं, I इक्वल्स टू mk स्क्वायर। क्या होता है, mk स्क्वायर। ठीक, तो यहां पे I क्या हो जाएगा, mk स्क्वायर रख दीजिए। तो आप यहां पे कहोगे mg साइन थीटा माइनस I की वैल्यू mk स्क्वायर A अपॉन R स्क्वायर इक्वल्स टू ma। ठीक, अब यहां पे देखिए, यहां पे m कॉमन निकाल लोगे। ठीक है, तो देखिए ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा। ठीक, फिर क्या कहोगे,
यहाँ पे आपको जी साइन थीटा बच रहा है। यहाँ पे देखिए आप क्या करो, इसको उधर भेज दो, क्या ए वाला टर्म इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा देखिए, ऊपर करें नीचे करें कहाँ करें, जगह नहीं बच रही। चलिए यहीं देखते हैं, इसको यहीं रहने दो। जी साइन थीटा देखिए, जी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलिए, इसको उधर भेज देंगे माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा ए प्लस कितना के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ए, के स्क्वायर ए अपॉन आर स्क्वायर, ये है। ठीक बच्चों, बोलिए इतना आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए कॉपी करिए पहले, तो ये मिटा दें, बोलिए ये सारी कहानी मिटा दे रहे हैं, मेन चीज। चलिए देखिए, अब यहां से हम क्या कहेंगे, अब यहां पे हम कहेंगे ए कॉमन निकाल लो जल्दी से, बोलिए ए कॉमन निकाल सकते हैं यहां पे हम ए अगर कॉमन निकाल लें, बोलिए यहां से हम कहें, नहीं रुकिए, यहां पे लिखा था जी साइन थीटा लिखा था, जी साइन थीटा लिखा है, जी साइन थीटा इक्वल्स टू ये लिखा है। यहां पे अगर हम ए कॉमन निकाल लें, बोलिए ए कॉमन निकाले तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक बच्चों, फिर यहां पे आप क्या कहोगे, ए की वैल्यू निकाल सकते हो, एक्सेलेरेशन आ जाएगा। एक्सेलेरेशन यहां पे कितना आ जाएगा, बोलिए एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, ए इक्वल्स टू यहां पे आप बोलोगे जी साइन थीटा, जी साइन थीटा, और ये जो दिख रहा है आपको 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसको नीचे भेज दो, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बेटा। ठीक, पक्का समझ गए। तो यहां से आपका बॉडी का एक्सेलेरेशन आ गया है बड़े आराम से, क्लियर, बोलिए समझ गए, बोलिए क्लियर हुई बात कि नहीं, पक्का समझ गए। इस बॉडी पे एक्सेलेरेशन कितना होगा, इतना होगा, कितना होगा, इतना होगा। अब कई लोग सोच रहे हैं एक्सेलेरेशन तो कितना था, जी साइन थीटा था, अरे जब ट्रांसलेशन मोशन करेगी तब था ना, साथ में रोलिंग मोशन हो रहा ना, तो ये है एक्सेलेरेशन कितना होगा, बोलिए बच्चों इस बॉडी पे एक्सेलेरेशन कितना होगा जब रोलिंग मोशन परफॉर्म करेगी रफ सरफेस पे, रोलिंग नहीं प्योर रोलिंग करेगी। ये फॉर्मूला कब है बच्चों, याद रखना, बोलिए प्योर रोलिंग के लिए याद रखना, ये तभी आएगा प्योर रोलिंग जब होगी, क्लियर। तो ये जब बॉडी इस रफ सरफेस पे प्योर रोलिंग करेगी तो उस पर एक्सेलेरेशन इतना लगेगा, क्लियर। आई होप समझ गए होगे। पहले कॉपी कर लो, साइड हो रहा हूं, फिर पढ़ेंगे कैसे वेलोसिटी निकालेंगे जब ये बॉडी ऊपर से टॉप से अपने लोअर पॉइंट पे आएगी तो उसकी क्या वेलोसिटी होगी, ये कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बनाना है। कॉपी करिए, साइड हो रहा हूं, तब तक मार्कर को इंक पिला देता हूं। तो बताइए बच्चों लोग, क्या ये कॉपी हो गया। यहां पे आप देख सकते हैं आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया है जी साइन थीटा बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। कई लोग सोच रहे होंगे ये के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या होता है। भाई यहां पे के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। हमारे पास कोई भी जर्नल बॉडी होगी उसका रेडियस ऑफ गायरेशन सबका मैंने याद करवाया था, और याद करिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज मैंने याद करवाई थी। फॉर डिस्क क्या होता है, रिंग के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, स्फीयर के लिए क्या होती है, सारे चीजों के लिए मैंने रेडियस ऑफ गायरेशन वाले लेक्चर में सब कुछ याद कराया था। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का रेशियो की वैल्यू क्या होती है फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट बेटा, क्लियर। ये फॉर्मूला बेटा तभी लगाना जब ये बॉडी प्योर रोलिंग कर रही होगी, ठीक है, या कह दे क्वेश्चन में कि स्लिपिंग नहीं हो रही है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, इसका मतलब ये है कि प्योर रोलिंग हो रही है, तो आप लगा सकते हो ये फॉर्मूला। और याद रखिएगा ये रफ सरफेस के लिए बच्चों, क्या रफ सरफेस के लिए, नोट करिएगा ये बात, ठीक है, पक्का। अच्छा मिटा दें। अब देखते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। पहले बताइए कॉपी हो गया, चलिए मिटा रहे हैं। उलाला रे उलाला रे, चलिए रब हो गया। अब डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, टाइम तो लगेगा ही भैया, चलिए कोई बात नहीं, एक समय बाद वो भी आएगा आप लोग की सपोर्ट से। चलिए
अब फिर से डायग्राम बनाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, और ये इंक्लाइंड प्लेन भी कैसा है, रफ वाला कंडीशन है। क्लियर? अच्छा, इसकी हाइट मान लीजिए कैपिटल एच है, ठीक, और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। इसके ऊपर हमारे पास कोई एक बॉडी रखी है, ठीक। इनिशियली ये बॉडी किस पे होगी, रेस्ट पे होगी। बोलिए, ये बॉडी हमारी रेस्ट पे है, इनिशियल कहानी इसकी रेस्ट की है। अगर रेस्ट की होगी तो भाई इस पे आगे जाने वाली वेलोसिटी या कह लो ट्रांसलेशन मोशन कराने वाली वेलोसिटी v क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा? बोलिए, इनिशियली रेस्ट पे था। और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इनिशियल वाली वो भी जीरो होगी। इनिशियल की कहानी बता रहा हूं। अच्छा, फिर आपको पता है ये बॉडी रोलिंग मोशन करेगी जब, क्योंकि आपको पता है रफ सरफेस है, रफ सरफेस होने की वजह से इस पे पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा, एक पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, जिसके वजह से टॉर्क आएगा। टॉर्क आएगा तो ये बॉडी रोटेट करेगी या कह लो रोल करेगी, तो उसके पास एंगुलर एक्सेलेरेशन आएगा, जिसकी वजह से इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तो ओमेगा तो जीरो है, मगर जब ये बॉडी यहां पे फाइनली आएगी तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कुछ ओमेगा हो जाएगी, पहले जीरो थी। क्योंकि भाई एंगुलर एक्सेलेरेशन होगा तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, कुछ इंक्रीज करेगी, ठीक है, और इसकी फाइनल वेलोसिटी v कुछ हो जाएगी, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, ठीक है। ये फाइनल वाली कहानी है। बोलिए बच्चों, तो यहां पे हमें ये इस v की वैल्यू निकालना है कि भाई जब ये अपने टॉप पॉइंट से लोअर मोस्ट पॉइंट पे आ जाएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी लोअर मोस्ट पॉइंट पे। क्लियर बच्चों? अच्छा, तो देखिएगा एक बात और है कि ये कुछ बोलिए डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेगी ऊपर से नीचे आने पे, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताइए, हम लोग तो ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रही है। बोलिए, इस दौरान क्या हो रहा होगा, प्योर रोलिंग हो रही होगी, यानी कि ये बॉल इस सरफेस पे स्लिप नहीं कर रहा होगा। क्लियर? तो यहां से हम कह सकते हैं, बोलिए इन प्योर रोलिंग, अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो बताइए क्या फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन होगा? नहीं होगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स अगर जीरो है, अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स जीरो है तो हम यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहती है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये कहती है कौन? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कभी भी नहीं लगाना है। जब भी वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होगा। आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स कैसी फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मगर प्योर रोलिंग हो रही है तो हम कह सकते हैं वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या कह लो फ्रिक्शन, जो कि एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इसके द्वारा वर्क डन जीरो है और कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो अगर ऐसा है, कंजर्वेटिव नहीं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन जीरो है, तो हम भैया कहेंगे ये चीज हम लगा सकते हैं। अब कई लोग सोच रहे होंगे भाई चलो फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन नहीं हो रहा, mg ग्रेविटेशनल फोर्स, mg साइन थीटा इस पे लग रहा होगा इस तरफ। बोलिए हाँ या ना? अभी रिजॉल्व कराया था mg साइन थीटा, मगर भाई वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स को नहीं देखना है। चलिए अब मैं पूछूं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। भाई इस बॉडी का कुछ मास होगा, मान लेते हैं कैपिटल M इसका कुछ मास है बॉडी का, ठीक। तो ये h हाइट पे रखी है तो इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? बोलिए mgh होगी कि नहीं होगी? ठीक है, फिर प्लस ki। देखिए बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी की, देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। क्यों? इनिशियल वेलोसिटी। देखिए बच्चों, ये दो तरह के मोशन करेगी, ट्रांसलेशन मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता था हाफ mv² होता था, v जीरो है तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वो भी जीरो और रोटेशनल वो भी जीरो, क्योंकि ओमेगा जीरो है। हाँ या ना? अरे भाई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मगर ओमेगा जीरो है। तो भैया
काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल वाली भी ट्रांसलेशनल वाली भी जीरो है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं इनिशियली जीरो है काइनेटिक एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी खुद सोचिए, ये बॉडी h हाइट से अब जीरो हाइट पे आ गई है, तो हाइट अगर h जीरो है तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों? वो भी जीरो हो जाएगी बॉडी की, प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इस बॉडी की फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखिए, फाइनली बॉडी यहां पे आ गई है, तो देखिए बॉडी के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी आई होगी, लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन वाली, और रोटेशनल वेलोसिटी यानी कि ओमेगा भी आई होगी, हाँ या ना? तो यहाँ पे दो तरह के काइनेटिक एनर्जी, एक तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला होता था हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो आपने पढ़ा था क्या? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बेटा। ठीक है, समझ गए? अच्छा, फिर यहां से हम क्या कहेंगे बोलिए? अच्छा, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें आई, भाई इसका कुछ ना कुछ रेडियस ऑफ गायरेशन होगा, के होगा, इस बॉडी का कुछ ना कुछ रेडियस ऑफ गायरेशन के होगा कि नहीं होगा? बोलिए, इस बॉडी का कुछ ना कुछ रेडियस ऑफ गायरेशन होगा क्या? रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन के होगा। अगर बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन के है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? आपने पढ़ा था के आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर बेटा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, और अगर बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है, क्योंकि आपको पता है देखिए बॉडी क्या कर रही है? प्योर रोलिंग कर रही है। अगर प्योर रोलिंग कर रही है तो आप क्या कहोगे? V इक्वल्स टू आर ओमेगा, या कह लो ओमेगा इक्वल्स टू V बाय आर। तो यहां से हम ओमेगा की वैल्यू कितनी ले आए? बोलिए, V बाय आर ले आए हैं, और I की वैल्यू एम के स्क्वायर यहां पे पुट कर दीजिए, यहां पे पुट कर दीजिए। ठीक है, तो एम जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई कितना है? एम के स्क्वायर, ओमेगा कितना है? V बाय आर है, रख दिया। मगर ओमेगा पे स्क्वायर है तो V स्क्वायर आर स्क्वायर दोनों पे स्क्वायर लगा। अब यहां से क्या करोगे? देखिए m इधर भी है, m इधर भी है, तो ये m जे m कट जाएगा। क्लियर? यहां पे बचा सिर्फ GH, क्या बचा बच्चों? GH बचा, इक्वल्स टू क्या बचा? V स्क्वायर इधर दिख रहा है, V स्क्वायर इधर भी है, कॉमन निकाल लीजिए, तो V स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, बचा 1 प्लस, बोलिए अच्छा क्या बचा? यहां पे आप क्या कहोगे? हाँ, हाफ भी कॉमन निकाल लीजिए, देखिए V स्क्वायर और हाफ दोनों कॉमन निकालिए, तो आप कहोगे हाफ V स्क्वायर कॉमन निकालिया तो बचा 1, और यहां पे क्या बचा? के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बचा बच्चों। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहां से V स्क्वायर कैसे निकालोगे? यहां से आप कहोगे V स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 को इधर भेज दिया GH के पास, तो हो जाएगा 2GH, और अपॉन में क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, अपॉन में क्या हो जाएगा? ये पूरा टर्म नीचे भेज दीजिए, तो आप कहोगे 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बोलिए, कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये बना V स्क्वायर की वैल्यू। फिर यहां से कहोगे V स्क्वायर है बेटा, तो अंडर स्क्वायर हटाओगे, अंडर रूट लगा दोगे, तो फॉर्मूला आ जाएगा अंडर रूट में, बोलिए कितना? 2GH अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बेटा। क्लियर? ये हमारा फाइनल वेलोसिटी आ गई जब ये बॉडी अपने लोअर मोस्ट पॉइंट पे, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? V, जिसकी वैल्यू अंडर रूट में 2GH अंडर रूट में है, अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्लियर हुई बात कि नहीं? बोलिए, समझ गए? तो चलिए, ये हो गया रफ केस की कहानी। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे? इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए साइड हो रहा है, पहले कॉपी करिए। तो बताइए बच्चों, क्या कॉपी हो गया? मिटा दें? एक बात नोट करके रखिएगा, जो आपने ये फॉर्मूला वेलोसिटी का डराइव किया है, V इक्वल्स टू अंडर रूट 2GH डिवीजन में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बेटा, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आपकी जो बॉडी है इनिशियली रेस्ट पे है। मगर जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में हमेशा कि बॉडी रेस्ट से ही स्टार्ट करेगी, कुछ ना कुछ इसकी इनिशियल वेलोसिटी दिया होगा। देखिए यहाँ पे इनिशियली ये रेस्ट पे मैंने माना था कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ओमेगा इनिशियल वेलोसिटी वो भी 0 है,
तो ये फॉर्मूला डराइव हुआ है, ये बात याद रखना, क्योंकि अगर इनिशियल वेलोसिटी और ओमेगा जीरो होंगे तभी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो आई। मगर मान लो क्या पता क्वेश्चन में इसके पास कुछ ना कुछ v इनिशियल वेलोसिटी होती, एंगुलर वेलोसिटी भी होती मान लो, तो यहां पे बस कुछ नहीं करना, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होती जब ये लोअर पॉइंट पे आती, तो कुछ ना करते, तब आपको यही लगाना पड़ता कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तब आप यहां पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जीरो ना रखते, जो भी इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती, क्योंकि आपको वेलोसिटी दिया होता तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी आ जाती, यहां पे रख देना, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का। इस मेथड को सीखिए, इस कॉन्सेप्ट को सीखिए, रटिए मत बेटा, रटिए मत, ठीक है? क्लियर? चलिए मिटा दें, कॉपी हो गया। अब पढ़ते हैं कि इस बॉडी पे क्या फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही होगी। क्लियर? चलिए मिटा दे रहे हैं। चलिए अब देखिए बच्चों, देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा। अभी भी हमारा कैसा केस है? रफ इनक्लाइंड है, तो जल्दी देखिए। मान लीजिए यहां पे हमारे पास कोई एक रफ इनक्लाइंड है, ठीक है, ये हमारे पास कोई रफ इंक्लाइंड प्लेन है और इस पे हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, सेम चीज़ें हैं, सब कुछ सेम है। और आपको पता है इस पे क्या लग रहा होगा? एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg परपेंडिकुलर डाउनवर्ड या कह लो वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक। फिर आपने देखा था ये एंगल कितना होता था, अगर ये थीटा डिग्री है तो ये एंगल भी थीटा डिग्री होगा। क्लियर? फिर आपने क्या किया था? इस mg को रिजॉल्व किया था इस तरफ, बोलिए mg कॉस थीटा, और एक मिला था mg साइन थीटा, बोलिए क्लियर, mg साइन थीटा इस तरफ, और इसी बॉडी पे एक पीछे की तरफ, इस बॉडी को नीचे ना आए ताकि ये नीचे वाला सरफेस इस बॉडी पे पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, तो इस पे पीछे की तरफ क्या लगेगा? एक फ्रिक्शनल फोर्स ये लगेगा। अब मैं पूछ रहा हूं इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला क्या होगा, डराइव करो। तो कुछ नहीं, आप यहां से कहोगे, अभी आपने जस्ट पहले ही देखा था स्टार्टिंग में ही, बोलिए इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना होगा, बोलिए नेट फोर्स क्या होगा जरा बताओ। कई लोग सोच रहे होंगे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। अरे भाई ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा परपेंडिकुलर अपवर्ड, देखो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और mg cos थीटा एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इनके वजह से कोई मोशन ही नहीं होगा। मोशन किसके वजह से होगा? बोलिए mg sin थीटा और f फ्रिक्शनल फोर्स। तो मैं पूछूं नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी क्या होगा? आप ये वाले फोर्स देखो, कौन कौन सा आप कहोगे यहां से? mg साइन थीटा माइनस एफ बेटा। अरे mg साइन थीटा इस तरफ लग रहा है, एफ उधर लग रहा है, तो इसका डिफरेंस किया, ये हो गया हमारा नेट फोर्स ऑन द बॉडी। किसके बराबर होता है? ma के बराबर होता है, खत्म बात। हमें यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला डराइव करना है, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला डराइव करना है। तो क्या कहोगे यहाँ से? आप कहोगे फ्रिक्शनल फोर्स, f को उधर भेज दिए प्लस हो जाएगा, ma को उधर भेज देंगे माइनस हो जाएगा, तो f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? mg साइन थीटा माइनस ma, ये हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए आपने यहां पे अभी याद किया था एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला। क्या याद किया था एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला? जल्दी बताइए बच्चों, क्या आया था? ये आया था g साइन थीटा और अपॉन में होता था 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्लियर? ये फॉर्मूला आपने याद किया था। पहले तो इसको डब्बे में डालो और मन में याद करो। क्लियर? वेलोसिटी का भी एक फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला क्या था बच्चों जल्दी बताइए? v इक्वल्स टू अंडर रूट में क्या होता था? अंडर रूट 2gh, फिर होता था अपॉन में, बोलिए 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता था। तो आपने यहाँ पे दो फॉर्मूले डराइव कर चुके हैं पहले भी। तो यहाँ पे आप क्या करना है? कुछ नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकालनी है। आप यहाँ पे a एक्सेलेरेशन का जो फॉर्मूला डराइव किया, a इक्वल्स टू g साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे रख दीजिए, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा। तो क्या वो फॉर्मूला डराइव कर दें? डायरेक्ट कर सकते हो। देखो न्यूमेरिकल होगा तो सीधे ए निकाल लेना, यहां पुट कर देना, सब कुछ खत्म बात। मगर चलिए एक फॉर्मूला बना ही देते हैं फ्रिक्शन का भी। अब देखिए फ्रिक्शन इक्वल्स टू क्या है? mg साइन थीटा है माइनस ma,
ए क्या है हमारे पास बोलिए, जी साइन थीटा, रख दीजिए फॉर्मूले में। ए की वैल्यू कितनी है, जी साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बेटा। ठीक, क्लियर, ठीक है। फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम एम जी साइन थीटा यहाँ पे हम कॉमन निकाल लें। बोलिए, अगर हम यहाँ पे एम जी साइन थीटा कॉमन निकालें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा बोलिए, 1 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखिए बच्चों, या तो आप इसको सॉल्व कर लो या तो मैं सॉल्व करवा दूं। थोड़ा सा टेक्निकल है, टफ है, तो देखना सॉल्यूशन कैसे कर रहे हैं ध्यान से। तो देखिए, एम जी साइन थीटा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पे मैं अगर क्या करूं, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये जो दिख रहा है बोलिए नीचे है, इसको ऊपर भेज के मल्टीप्लाई कर दूं इधर, तो क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। तो आप कहोगे 1 प्लस बोलिए कितना आएगा, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये आया। फिर इधर -1 भी था, लिख दिया। और अपॉन में तो ये है ही, कंफ्यूज मत होना, कैलकुलेशन टफ है। नीट वाले जो बच्चे हैं जिनकी मैथ अच्छी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में जो फॉर्मूला आएगा फ्रिक्शन का याद कर लेंगे, बस काम चल जाएगा। अब इधर देखिए, +1 -1 कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर आप कहोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, बोलिए फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जल्दी बताइए बच्चों। यहाँ पे आप कहोगे फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा एम जी साइन थीटा, कितना आएगा, एम जी साइन थीटा, ठीक है। इधर क्या बचा देखिए, +1 -1 कट गए हैं, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ऊपर बचा क्या बचा, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बचा, ठीक। और अपॉन में क्या बचा है देखिए, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। जिनको ये डेरिवेशन में ये कैसे हो गया, बस कुछ नहीं रट लो, ठीक। वैसे तो मैंने पूरा पढ़ा दिया है। आप कहोगे रट लेंगे तो कैसे काम चलेगा बेटा, तो बेटा रट नहीं पाओगे तो क्या करें, या तो एक तरीका है यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेना और यहाँ पे एम ए की वैल्यू रख देना, बात खत्म, फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा। क्लियर, बोलिए। या तो आप इन टर्म ऑफ वेरिएबल फॉर्मूला याद कर लीजिए, बोलिए हाँ या ना, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो आपने यहाँ पे 3 फॉर्मूले देख ली, जल्दी से बताइए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया है, वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया है, और हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला आ गया है। चीज़ों को रटिएगा मत, जरूरी नहीं है कि इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की रेस्ट पे ही हो, यानी कि 0 हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो कुछ वेलोसिटी होगी इनिशियल, तो जो भी इनिशियल वेलोसिटी होगा वहाँ से स्टार्ट करना अपना डेरिवेशन क्वेश्चन को। क्लियर, रटिएगा मत बेटा, ठीक है, समझ गया। अब एक बात और सुनिए, ये कॉपी हो गया, बोलिए। अब मैं पूछूं यहाँ पे टाइम क्या होगा, टाइम के लिए हम पूछें आपसे क्या होगा, बोलिए। कहाँ मिटा दें इसको, यहाँ मिटा दें, लास्ट एक फॉर्मूला, ठीक है, लास्ट एक फॉर्मूला, चलिए बताते हैं, मिटा दे रहे हैं। टाइम निकालने का एक और फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, क्या, जल्दी से देखिए। टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम मतलब समझ रहे हैं, जब बॉल ऊपर से नीचे आ जाएगी कितना टाइम लगा। अरे भाई, जो आपने इंक्लाइंड प्लेन देखा, ये बॉल थी, यहाँ से यहाँ आने में बॉल को कितना टाइम लगेगा, सॉरी क्या निकालना है, टाइम निकालना है, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी, बोलिए v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक है। आपको पता है इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू 0 होगी, 0 होगी कि नहीं होगी, तो ये चीज़ 0 हो गई, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए टी। आपको टाइम निकालना है, टाइम क्या हो जाएगा, v बाई ए। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, v बाई ए हो जाएगा टाइम, रटिए पहले, ठीक। अब कुछ नहीं करना, देखिए v की वैल्यू पता है, ये देखिए v की वैल्यू है, a की वैल्यू पता है, v की वैल्यू यहाँ रखिएगा, a की वैल्यू से डिवाइड कर दीजिएगा, बात खत्म। क्लियर, बोलिए समझ गया कि नहीं समझ गया। अरे भाई, जब ये बॉडी ऊपर से नीचे आ रही होगी, ऊपर से नीचे आएगी लोअर पॉइंट पे, तो कितना टाइम लगेगा ऊपर से नीचे आने में, बोलिए v बाय ए बेटा। ये तभी होगा जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, याद करो, रटो मत, कॉन्सेप्ट को सीखो। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, जो भी इनिशियल वेलोसिटी मान लो दी होती तो रख देना, नहीं दी है तो भैया रेस्ट पे हम मान के चल रहे हैं, तो रेस्ट पे हमने कह दिया इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये t इक्वल्स टू v बाई ए आ जाएगा। क्लियर, चीज़ों को रटो मत, पक्का,
चलिए अब मैं साइड हो रहा हूं, फिर करते हैं कुछ बहुत सारे क्वेश्चन ऑन द रफ इंक्लाइंड। ठीक है, चलिए तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा जेई और नीट वाले बच्चों के लिए, साथ ही साथ क्लास 11th वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में दिखेंगे। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अ हॉलो स्फीयर एंड अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम रेडियस रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन विल बी। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमारे पास कोई एक हॉलो स्फीयर है और सॉलिड सिलेंडर है, दोनों को इंक्लाइंड प्लेन से क्या कर दिया गया है, रोल करा दिया गया है। तो जब ये रोल कर रहे होंगे तो उन दोनों का एक्सेलरेशन का रेशियो क्या होगा। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पे जो हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था वो क्या होता था, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता था वो हमारा जी साइन थीटा और अपॉन में होता था 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता था। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट हैं, एक तो हॉलो स्फीयर है, दूसरा हमारे लिए सॉलिड सिलेंडर है। दोनों का रेशियो निकालना है एक्सेलरेशन का। तो मान लेते हैं ये वाला फॉर्मूला हम लगा देते हैं किसके लिए, हॉलो स्फीयर के लिए। तो एच एस लिख दिए, इधर भी क्या लिख देते हैं, एच एस लिख दीजिए। ठीक है, हॉलो स्फीयर के लिए। क्लियर? अगर हम बात करें किसकी, अब सॉलिड सिलेंडर की, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड सिलेंडर यानी कि एस सी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसके लिए फॉर्मूला, वही सेम फॉर्मूला, जी साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्लियर? ये फॉर्मूला किसके लिए है, सॉलिड सिलेंडर के लिए है, इसलिए लिखा एस सी। बेटा हमें इनका रेशियो निकालना है, अब देखिए ये बताइए, जो ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, हॉलो स्फीयर कह लो या सॉलिड सिलेंडर कह लो, ये दोनों सेम इंक्लाइंड प्लेन से छोड़े गए होंगे। देखिए हमारे पास जो इंक्लाइंड प्लेन होगा वो सेम होगा दोनों के लिए, दोनों का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा भी सेम होगा। यहीं से एक बार हमने हॉलो स्फीयर छोड़ा है और यहीं से हमने एक बार सॉलिड सिलेंडर को ड्रॉप किया है बेटा, यहां से। ठीक है, तो जब ये आ रहे होंगे नीचे की तरफ तो इन पे क्या एक्सेलरेशन लग रहा होगा, उस एक्सेलरेशन का रेशियो निकालना है। क्लियर हुई बात कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। ठीक है, अच्छा एक बात नोट करिएगा, थीटा सेम होगा दोनों के लिए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम होगा, जी सेम होगा, तो इसका मतलब क्या है, जी साइन थीटा हॉलो स्फीयर के लिए भी और सॉलिड सिलेंडर के लिए भी जी साइन थीटा की वैल्यू सेम ही रहेगी। कोई दिक्कत इसमें नहीं बेटा। ठीक है, अच्छा अगर ये दोनों वैल्यू सेम रहेंगी तो कट जाएंगी। देखिए ऊपर ऊपर कट गया, ये ऊपर नीचे वाला। ठीक है, बोलिए बच्चों। अच्छा अब यहां पे देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कहा था, एक बात और, ऑफ सेम रेडियस, दोनों का रेडियस सेम था। यहां पे सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बोला है, सेम रेडियस होने से कोई मतलब ही नहीं, हमें से रेडियस सेम हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं। हमें मतलब किससे है, हमें के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू से मतलब है। हॉलो स्फीयर के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू अलग होती है, सॉलिड सिलेंडर के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू अलग होती है। तो ये फॉर्मूला किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू पे, जब कंपेयर करोगे रेशियो का। हाँ या ना? ठीक है बच्चों, समझ गए होगे। तो देखिए जी साइन थीटा कैंसिल कर दिए, तो यहां से आप कहोगे एक्सेलरेशन ऑफ हॉलो स्फीयर अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड सिलेंडर क्या हो जाएगा। तो यहां से आप कहोगे ये वाला नीचे वाला टर्म डिनोमिनेटर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एस सी वाला, ये ऊपर चला जाएगा। बोलिए, तो आप कहोगे 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सॉलिड सिलेंडर वाला। ठीक है, अपॉन, बोलिए ये नीचे रहेगा हॉलो स्फीयर वाला, तो आप कहोगे प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हॉलो स्फीयर वाला, ये यहां रह जाएगा। क्लियर बच्चों? अब आप जब यहां पे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या होता था, सॉलिड सिलेंडर के लिए बोलिए, सॉलिड सिलेंडर क्या होता है, एक रिंग ही तो होता है। बोलिए उसके लिए क्या होता है, सॉलिड सिलेंडर है ना, तो डिस्क कह लो या सॉलिड सिलेंडर कह लो, बात वही होता है। दोनों के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू सेम होती है। कितनी होती है, हाफ होती है। कितनी होती है, हाफ होती है। तो आप यहां पे कहोगे हाफ के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सॉलिड सिलेंडर का कितना होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन वाले लेक्चर में याद करवाया था, कितना होता है, हाफ होता है, रख दिया, अपॉन
अब हम बात करें यहाँ पे 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर किसके लिए रखना है? हॉलो स्फीयर के लिए। हॉलो स्फीयर के लिए क्या होता है? 2/3 होता है। क्या होता है? 2/3 होता है। तो यहाँ पे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू हमने हॉलो स्फीयर के लिए 2/3 रख दी है। अब यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो इसका जो आंसर आएगा, बोलिए, ऊपर सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा? 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा? 3/2 आ जाएगा। बोलिए 3/2 आ जाएगा। बोलिए अपॉन में क्या रहेगा? यहाँ पे सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? इसको इधर भेजे 5/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5/3। इसको सॉल्व करो 3/2 डिवीजन में है, पलट दो तो कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर? 9/10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? बोलिए 9/10 आ जाएगा। तो अपना रेशियो क्या होगा? 9:10। क्या ये कोई ऑप्शन है? किधर है ऑप्शन? इधर है अपना ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? तो यहां पे देख सकते हैं रेशियो ऑफ हॉलोस्फीयर, नहीं, रेशियो ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ हॉलोस्फीयर टू दी एक्सेलेरेशन ऑफ सॉलिड सिलेंडर कितना आ रहा है? 9:10 आ रहा है, या कह लो 9/10 आ रहा है। क्लियर हुई बात की नहीं? कॉपी करिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए बच्चों अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये भी है और सच में बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही हलवा सवाल है। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? अ थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग इज रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ 30 डिग्री विदाउट स्लिपिंग। इट्स लीनियर एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इज। यानी कि क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक कोई थिन यूनिफॉर्म रिंग है और वो किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रोल कर रही है और उस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा हमको गिवन है 30 डिग्री। हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि भाई जब वो रिंग रोल कर रही होगी तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है। तो यहाँ पे हमको ऑप्शन भी दिए हैं, तो वीडियो को ईमानदारी से पॉज करके खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है, आपसे आंसर आया कि नहीं आया। मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। देखिए बच्चों, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वही है, क्या? जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बेटा ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां पे देखिए जी की वैल्यू मत रखिएगा 10, क्योंकि यहां पे जी के टर्म में पूछ रहा है एक्सेलरेशन की वैल्यू। क्लियर हो रही बात? तो यहां पे जी की वैल्यू 10 मत रखिएगा, जी ही रहने दीजिए। तो हम कहेंगे जी साइन थीटा, यहां पे आपकी थीटा की वैल्यू कितनी होगी? बोलिए बच्चों 30 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है। अपॉन क्या हो जाएगा यहां पे? बोलिए 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू रिंग के लिए क्या होती है? बोलिए रिंग के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। नोट करिएगा, रिंग के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की जो वैल्यू होती है बच्चों वो 1 होती है। ये सारी वैल्यूज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर रेडियस ऑफ गायरेशन में याद भी करवाई थी, इसीलिए याद करवाई थी क्योंकि यहां पे देखिए फॉर्मूले में हमें के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू की जरूरत पड़ रही है। तो यहां पे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। फिर आप इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा? जी इंटू साइन 30 कितना होता है? हाफ होता है। अपॉन में कितना है? 2 है, 1 + 1 2 हो जाएगा। इसको सब सॉल्व करोगे तो आपका जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा g/4। कितना आ जाएगा? g/4 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 4 बेटा। क्लियर? g/4। आई होप इस क्वेश्चन को आपने खुद से ट्राई किया होगा और आपका आंसर भी मेरे आंसर से मैच कर रहा होगा, आपका आंसर सही होगा। तो चलिए कॉपी करिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और एक बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट एंड फंडामेंटल एकदम क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग दिस रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। जितने भी फॉर्मूले अभी तक आपने डराइव किए थे पहले लेक्चर में, सारा अप्लाई करना सीख जाएंगे इसी क्वेश्चन से। यानी कि हम कह सकते हैं एक तीर से कई निशाने। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? अ हॉलो स्फीयर rolls without slipping on an inclined plane of 30 degree. If length of an inclined surface is 5 meter, find acceleration, velocity, time। बेटा हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है, वेलोसिटी निकालना है और टाइम निकालना है। क्लियर? क्वेश्चन में क्या कह रहा है आइए ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमारे पास कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है बेटा, ठीक,
और इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन है 30 डिग्री बेटा। यहाँ पे टॉप पे हमारे पास कोई एक हॉलो स्फीयर होगा। भाई ये हॉलो स्फीयर इस इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, यानी कि प्योर रोलिंग हो रही होगी। क्लियर? अच्छा, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई जब ये रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा होगा इस इंक्लाइंड सरफेस पे तो इसका एक्सेलेरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, और जब ये ऊपर से नीचे आ जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, ये निकालना है। क्लियर? और क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमसे कह रहा है इफ लेंथ ऑफ इंक्लाइंड सरफेस इज 5 मीटर, यानी कि जो ये इंक्लाइंड सरफेस दिख रहा है इसकी लेंथ क्या गिवन है, 5 मीटर बेटा। क्लियर? कई बच्चे सोच रहे होंगे जो ये 5 मीटर गिवन है ये इस इंक्लाइंड प्लेन की हाइट गिवन है। नहीं बेटा, ये हमको इंक्लाइंड प्लेन का सरफेस का लेंथ गिवन है 5 मीटर। तो यहां से हम कह सकते हैं, मान लेते हैं इसकी हाइट h है बेटा, निकाल सकते हैं बाद में हम लोग। चलिए, क्वेश्चन में पहला पार्ट हमसे क्या कह रहा है, एक्सेलेरेशन निकालना है। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर बेटा। यहां पे g की वैल्यू रख दीजिए 10, बोलिए, रख दिया 10। अच्छा, साइन थीटा बेटा, यहां पे थीटा कितना था डायरेक्ट रख दीजिए फॉर्मूले में, 30 डिग्री था। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, रख दिया। अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन सा है बेटा, हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आपने याद की थी पहले भी, 2/3 होती है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा, बोलिए, यहाँ से आप कहोगे, बोलिए कितना जाएगा, ये जाएगा 1 जा, ये जाएगा 10, 5 जा, तो आएगा ऊपर 5 अपॉन कितना हो जाएगा, सो सॉल्व करिए, हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ से 3 आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बेटा। क्लियर हुई बात कि नहीं? पहला पार्ट हो गया। फिर पूछ रहा है हमसे वेलोसिटी क्या होगी, तो देखिए ध्यान से, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बेटा। ये फॉर्मूला होता है, हाँ या ना? ठीक है बच्चों। अब इधर से देखिए, आप कह सकते हो यहाँ से, देखिए आपको g पता है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू पता है, h नहीं पता। यहाँ पे हम कैपिटल H लिख लेते हैं, ठीक है। हाइट नहीं पता इस इंक्लाइंड प्लेन की, कितनी हाइट है, निकाल सकते हैं बड़े आराम से। कैसे निकालेंगे जल्दी बताइए। आप यहाँ पे क्या लगाइए, साइन 30 कितना होगा, बोलिए, ट्रिग्नोमेट्री लगाइए। यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे हो, ये हाइट h, कैसे निकालोगे, आपने यहाँ से पढ़ा होगा, साइन 30 हम कह सकते हैं कितना होगा भाई, साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या माना है आपने, h माना है, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है गिवन, 5, रख दिया। साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है, रख दीजिए, हाफ इज इक्वल्स टू h/5। h की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5/2 आ जाएगी। क्लियर हुई बात कि नहीं, बोलिए। h की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 आ गई, बड़े आराम से। फिर देखिए यहाँ पे आप h की वैल्यू रख सकते हो, क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2 इंटू g की वैल्यू कितनी है, 10 है, h कितना है, 5/2 निकाल लिया आपने बेटा वहाँ से कैलकुलेट करके। अपॉन में क्या है, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हॉलो स्फीयर है, उसके लिए वैल्यू कितनी होती है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की 2/3 होती है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बोलिए बच्चों कितना आ जाएगा, ये जाएगा 1 जा, ये जाएगा 1 जा, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट में, जल्दी बताइए कितना आ जाएगा, ये बोलिए, ये आ जाएगा ऊपर 50, बोलिए, अपॉन में इसको सॉल्व करिए, ये जाएगा 5/3, कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। फिर इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट में, जल्दी बताइए, ये अंडर रूट में रहेगा 5/5, ऊपर 3 आ जाएगा, ये 3 नीचे से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, अंडर रूट लगा रहेगा, ये जाएगा 1 जा, बोलिए, और ये जाएगा 10 जा। फिर 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 30। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों, बोलिए। यहाँ से आपने वेलोसिटी निकाल ली है, कितनी आ गई, अंडर रूट 30। क्लियर हुई बात कि नहीं, मीटर पर सेकंड यूनिट लगा लीजिए। अच्छा, अब बताइए अगर मैं पूछूं टाइम कितना लगा, बोलिए टाइम कैसे निकालोगे। देखिए आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, याद करिए, आपने पढ़ा था v = u + at, ठीक। अब बताइए इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी, बोलिए इनिशियली भाई ये रेस्ट पे होगा ना, अगर ये रेस्ट पे है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u 0 होगी। क्लियर, बोलिए। अच्छा, जब ये ऊपर से नीचे आ गया तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी v,
इस v की वेलोसिटी आपने निकाल ली √30 मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना? ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हो v इक्वल्स टू 80 हो जाएगा, v इक्वल्स टू 80 हो जाएगा, और टाइम निकालना है आपको तो क्या हो जाएगा, बोलिए, v बाई a हो जाएगा। आप यहां से कहोगे टाइम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, v आपने निकाल लिया √30, ठीक है, v की वैल्यू कितनी है, √30 है, a की वैल्यू 3 है, रख दीजिए, तो इसको कहोगे आप कितना, √30/3 बेटा, ये अपना टाइम का आंसर आ जाएगा सेकंड में। ठीक है, क्लियर? आई होप ये बात समझ गए होगे। क्लियर, सारे फॉर्मूले अप्लाई करना सिखा दिया है। चलिए साइड हो रहा हूं, फिर कराते हैं एक और क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इस लेक्चर का। ये क्वेश्चन एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जेई और नीट वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है विच बॉडी रीचेस द बॉटम फर्स्ट बेटा। आइए ध्यान से देखते हैं क्या क्या बातें हमको गिवन है क्वेश्चन में, उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा डिग्री है, उसकी हाइट कैपिटल H है और उसका इंक्लाइंड सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है बेटा। और क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे 4 डिफरेंट बॉडीज हैं। पहली बॉडी सॉलिड स्फीयर है, दूसरी बॉडी डिस्क है, तीसरी बॉडी हमारे पास यहाँ पे हॉलो स्फीयर है और फोर्थ वाली बॉडी हमारे पास यहाँ पे रिंग है बेटा। और क्वेश्चन में गिवन है मास एंड रेडियस ऑफ बॉडी आर सेम, यानी कि जो भी हमको 4 डिफरेंट बॉडीज गिवन है उनका मास और रेडियस एकदम सेम है बेटा। क्लियर? क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, एक बात और कह रहा है क्या, कि हमने इस इंक्लाइंड प्लेन के टॉप से या कह लो टॉप मोस्ट पॉइंट से इन 4 डिफरेंट बॉडीज को क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया है। और इन बॉडीज को एक ही समय पे एक ही टाइम पे रिलीज किया गया है फ्रॉम रेस्ट बेटा। फ्रॉम रेस्ट का मतलब है इन बॉडीज की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। अब आपको पता है ये चारों बॉडीज जो हैं इस इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर, रफ सरफेस के ऊपर रोल करती हुई टॉप मोस्ट पॉइंट से लोअर मोस्ट पॉइंट पे या कह लो बॉटम पे आएंगी बेटा, हाँ या ना। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कौन सी बॉडी, इन चारों में से कौन सी बॉडी सबसे पहले रोलिंग मोशन परफॉर्म करते हुए अपने बॉटम पे आएंगी, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। अच्छा ये बताइए कौन सी बॉडी ऊपर से नीचे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे सबसे जल्दी आएगी, जल्दी बताइए। कैसे पता करोगे इसको? उसके लिए हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि ये जो 4 डिफरेंट बॉडीज हैं इनका एक्सेलेरेशन क्या है। जिस बॉडी का एक्सेलेरेशन सबसे ज़्यादा होगा, जिस बॉडी का एक्सेलेरेशन सबसे ज़्यादा होगा वो बॉडी उतनी जल्दी रोल करते हुए इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आएगी, हाँ या ना। तो समझ गए, जिस बॉडी का एक्सेलेरेशन सबसे ज़्यादा वो उतनी जल्दी नीचे आएगी। क्लियर? अच्छा तो आइए बात करते हैं एक्सेलेरेशन की। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या था बच्चों, जल्दी बताइए। यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला हमने डराइव किया था, जो वो था g sin थीटा अपॉन में था 1 + k²/r² बेटा। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, एक्सेलेरेशन की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? क्या ये न्यूमरेटर g sin थीटा पे डिपेंड कर रही है? नहीं बेटा, क्योंकि आपको पता है जो यहाँ पे हमारे पास 4 डिफरेंट बॉडीज हैं सब पे ग्रेविटी यानी कि g की वैल्यू सेम ही तो लग रही होगी, और साथ ही साथ ये सारी बॉडीज सेम एंगल पे इंक्लाइंड हैं थीटा डिग्री पे, हाँ या ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर ग्रेविटी यानी कि g और थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सारी बॉडीज के लिए सेम है तो g sin थीटा की वैल्यू इन सारी बॉडीज के लिए सेम होगा। इसका मतलब यह है कि एक्सेलेरेशन की वैल्यू g sin थीटा पे डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि सारी बॉडीज के लिए g sin थीटा की वैल्यू सेम है। इसका मतलब है कि ये एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमारे डिनोमिनेटर k²/r² की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। क्लियर हुई बात कि नहीं? और किस तरह डिपेंड कर रही है? a और k²/r² इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर हमारी k²/r² की वैल्यू जितनी कम होगी, जिस बॉडी की k²/r² की वैल्यू डिनोमिनेटर वाली वैल्यू कम होगी, उतना ज़्यादा उस बॉडी का एक्सेलेरेशन होगा। ये बात क्लियर है कि नहीं?
अच्छा, तो यहां से हम कह सकते हैं जिसकी के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कम होगी उस बॉडी का एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर? अच्छा, और जिस बॉडी का एक्सेलरेशन जितना ज्यादा होगा वो बॉडी उतनी जल्दी रोल करते हुए बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रीच करेगी पहले, हाँ या ना? तो यहां से हम कह सकते हैं जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा तो वही बॉडी क्या होगी, फर्स्ट टू रीच बॉटम, वही बॉडी सबसे पहले बॉटम पे रीच करेगी। अब हमें पता है इन 4 डिफरेंट बॉडीज का अगर हम आपसे पूछें के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये बातें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में याद भी करवाई थी। अगर हम बात करें सॉलिड स्फीयर की तो इसके लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की जो वैल्यू होती है बच्चों वो कितनी होती है, 2/5 होती है। कितनी होती है, 2/5 होती है। डिस्क के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है हाफ बेटा। कितनी होती है, हाफ होती है। अगर बात करें हॉलो स्फीयर के लिए तो उसके लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो होती है 2/3। रिंग की बात करें तो उसके लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। क्लियर बच्चों? ये सारी वैल्यूज आपको पहले भी याद होनी चाहिए थी। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए किस बॉडी की के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू सबसे कम है और उसी बॉडी का एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा। क्लियर? तो यहां पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं सॉलिड स्फीयर को अगर आप देखेंगे उसके लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की जो वैल्यू है कितनी है, 2/5 है बेटा। कितनी है, 2/5 है और ये वैल्यू सबसे कम है। कंपेयर करके देखिए बेटा, सॉलिड स्फीयर के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की जो वैल्यू है 2/5 सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे कम वैल्यू है। मैंने आपसे कहा जिसके लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू सबसे कम होगी वो कौन है, वो सॉलिड स्फीयर है। इसका मतलब है सॉलिड स्फीयर की एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगी। यहां से हम कह सकते हैं कि सॉलिड स्फीयर की एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा। क्लियर? अच्छा, सबसे ज्यादा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू किसकी है बच्चों, सॉलिड स्फीयर के लिए है। उसके बाद के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू उससे कम किसकी है, बोलिए, डिस्क की है। तो डिस्क का एक्सेलरेशन सॉलिड स्फीयर से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जितना ज्यादा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू होगी, इसका उल्टा करके देखो, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन कम होगा, उल्टा करके भी देख सकते हैं। तो भाई डिस्क का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू सॉलिड स्फीयर से क्या है, ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क कम होगा। किससे, सॉलिड स्फीयर से। तो हम कह सकते हैं डिस्क का एक्सेलरेशन उससे कम होगा। क्लियर? और डिस्क को देखिए, डिस्क का के स्क्वायर और आर स्क्वायर कंपेयर करिए अब हॉलो स्फीयर से। हॉलो स्फीयर का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू डिस्क से ज्यादा है, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू अगर ज्यादा हुई तो एक्सेलरेशन कम होगा। क्लियर? तो भैया हॉलो स्फीयर होगा उसके बाद एक्सेलरेशन में, बोलिए सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका, सॉलिड स्फीयर का, उससे कम डिस्क का, उसके बाद हॉलो स्फीयर का। क्लियर? और इससे भी कम किसका होगा बेटा, जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू सबसे ज्यादा, किसकी, रिंग की देखिए सबसे ज्यादा वैल्यू है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू। क्लियर? बोलिए, तो इसका एक्सेलरेशन सबसे कम बेटा, एक्सेलरेशन सबसे कम। क्या, एक्सेलरेशन सबसे कम किसका होगा, रिंग का होगा। क्लियर? खुद सोचिए बेटा, जिसकी के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू सबसे कम, किसकी कम थी, सबसे कम, बोलिए, सॉलिड स्फीयर की सबसे कम वैल्यू किसकी थी, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू सबसे कम थी। तो भैया सॉलिड स्फीयर का एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा हुआ, देखिए सबसे ज्यादा सॉलिड स्फीयर का एक्सेलरेशन। क्लियर? क्लियर? अच्छा, अगर मैं पूछूं इसी का उल्टा, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू सबसे ज्यादा अगर है किसी की, तो उसका एक्सेलरेशन उतना कम होगा। जैसे कि आप देख रहे हो रिंग को बेटा, इसका देखिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो इसका एक्सेलरेशन सबसे कम। क्लियर? हाँ या ना? तो हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका है, सॉलिड स्फीयर का है, फिर डिस्क का है, फिर हॉलो स्फीयर का है, फिर रिंग का है। तो बताइए सबसे पहले कौन रीच करेगा टॉप से बॉटम की तरफ बेटा, वो कौन होगा, सॉलिड स्फीयर। कौन होगा बच्चों, यहां पे देख लीजिए पहला आंसर सॉलिड स्फीयर। बोलिए
क्योंकि सबसे कम वैल्यू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू सबसे कम किसकी है, सॉलिड स्फीयर की, तो उसका एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा। इसका मतलब है कि जो सॉलिड स्फीयर है सबसे पहले रीच करेगा टॉप से बॉटम की तरफ। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का। उसके बाद कौन रीच करेगा, डिस्क करेगा। उसके बाद कौन करेगा, स्फीयर, हॉलो स्फीयर करेगा। और सबसे लास्ट में कौन करेगा रीच टॉप से बॉटम की तरफ, जिसका एक्सेलरेशन सबसे कम, रिंग बेटा, रिंग। क्लियर हो गई बात कि नहीं? पक्का। अच्छा, अब जरा बात करें टाइम की। क्या बात करें? टाइम की। तो बताइए सबसे जल्दी कौन रीच करेगा? बताइए सबसे जल्दी कौन रीच करेगा? सॉलिड स्फीयर सबसे जल्दी रीच करेगा। तो सबसे कम टाइम कौन लेगा ऊपर से नीचे आने में? सॉलिड स्फीयर। क्लियर? सबसे कम टाइम कौन लेगा? सॉलिड स्फीयर। अच्छा, उसके बाद उससे ज़्यादा टाइम कौन लेगा बेटा? डिस्क लेगा। कौन लेगा? डिस्क लेगा। क्यों डिस्क लेगा? क्योंकि इससे कम इसका एक्सेलेरेशन है डिस्क का। बोलिए, डिस्क का एक्सेलेरेशन सॉलिड स्फीयर से कम है, तो भाई ये थोड़ा उससे देर में आएगा। फिर उसके बाद किसका टाइम लगेगा? बोलिए बच्चों, सबसे कम टाइम किसका लगा? सॉलिड स्फीयर का। उससे ज़्यादा टाइम किसका लगेगा? डिस्क का। उससे ज़्यादा किसका लगेगा? बोलिए, टाइम हॉलो स्फीयर का लगेगा। और उससे भी ज़्यादा टाइम किसका लगेगा? बोलिए बच्चों, रिंग का लगेगा। किसका लगेगा? रिंग का लगेगा, क्योंकि रिंग का सबसे कम एक्सेलेरेशन है, तो ये बहुत धीरे धीरे आएगी। इसका टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा लगेगा रिंग का। बेटा यहाँ पे आर लिख लीजिए। क्लियर? पक्का समझ गए? तो ये हो गया टाइम को लेकर के। सबसे कम टाइम में नीचे कौन आएगा? बोलिए बच्चों, सॉलिड स्फीयर। सबसे लास्ट में कौन आएगा? सबसे ज़्यादा टाइम कौन लेगा? रिंग लेगा। क्लियर? अच्छा, अब बात करें अगर आपसे हम यहाँ पे वेलोसिटी की। क्या बात करें? वेलोसिटी की। तो जो एक्सेलरेशन के लिए है वही वेलोसिटी के लिए भी होगा। बोलिए हाँ या ना? बोलिए, हमने यहाँ पे ये रिलेशन देखा और ये रिलेशन देखा। अगर हम बात करें वेलोसिटी को कंपेयर करो सारे ऑब्जेक्ट की, तो बेटा सबसे ज़्यादा वेलोसिटी ऊपर से नीचे आने पे फाइनल वेलोसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? जिस बॉडी का एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा, उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो ऊपर से आने पे टॉप बॉटम पे जब आएगा, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी होगी? जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा। एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा किसका था? सॉलिड स्फीयर का। तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी होगी? बोलिए सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी होगी? सॉलिड स्फीयर की। क्लियर? उससे कम किसकी होगी? बोलिए बच्चों, जैसे डिस्क की। उससे भी कम वेलोसिटी किसकी होगी? बोलिए, हॉलो स्फीयर की होगी। और उससे भी कम वेलोसिटी किसकी होगी? रिंग की, क्योंकि रिंग का एक्सेलरेशन सबसे कम था, उसकी वेलोसिटी भी कम होगी। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का समझ गया? बोलिए बच्चों, ये हो गया वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट। पक्का। एक तो तरीका ये था वेलोसिटी को कंपेयर करने का, और एक और तरीका है जो आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है उससे भी कर सकते हो। v इक्वल्स टू अंडर रूट क्या था? बोलिए 2gh अपॉन में क्या था? 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे भी देखिए, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू जिसकी सबसे कम होगी उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। सॉलिड स्फीयर की सबसे कम के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू थी, तो उसकी वेलोसिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। देख लो, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी है? सॉलिड स्फीयर की। अच्छा बताइए, और सबसे कम वेलोसिटी किसकी है? रिंग की है। सबसे कम वेलोसिटी किसकी है? रिंग की है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी थी? के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। नीचे वाली वैल्यू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ाओगे तो वेलोसिटी की वैल्यू कम नहीं आएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो सबसे कम वेलोसिटी किसकी है? रिंग की है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? ये जो क्वेश्चन है बेटा, जेई और नीट जैसे एग्जाम्स में रीजनिंग टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए पहले कॉपी करिए, मैं साइड हो रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए बच्चों, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इस लेक्चर का। ये क्वेश्चन भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर व्हेन इट रीचेस द
बॉटम ऑफ द प्लेन। देखिए यहाँ पे हमको एक इंक्लाइंड प्लेन गिवन है, इसकी हाइट कैपिटल H है और यहाँ पे इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा मान लीजिए, और इसके टॉप पॉइंट से हमने एक सॉलिड सिलेंडर को रिलीज कर दिया है, या कह लो रेस्ट से छोड़ दिया है बेटा, जिसका मास कैपिटल M था और रेडियस कैपिटल R था। हमें इस सिलेंडर की एंगुलर वेलोसिटी बतानी है जब ये सिलेंडर रोलिंग मोशन करते हुए अपने बॉटम पॉइंट पे आ गया होगा, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होगी, ये कैलकुलेट करना है। देखिए अगर आपको ओमेगा कैलकुलेट करना है तो आपको लीनियर वेलोसिटी v पता होनी चाहिए, क्योंकि आपने रिलेशन पढ़ा था, याद करिए। अगर यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रही होगी तो आपने पढ़ा था v इक्वल्स टू आर ओमेगा, और ओमेगा क्या होता है बोलिए, v बाय आर होता है। तो यहाँ से अगर आपको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो हमें इस बॉडी की लीनियर वेलोसिटी निकालनी होगी जब ये बॉडी अपने बॉटम पॉइंट पे पहुँच गई होगी। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का? तो हमने वेलोसिटी का जो फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, क्या था? v इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर था 2gh, बोलिए 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बेटा अगर हम बात करें सॉलिड सिलेंडर की तो उसके लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की क्या वैल्यू है, बोलिए। इसके लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है? डिस्क कह लो या सॉलिड सिलेंडर कह लो, दोनों के लिए सेम वैल्यू होती है। कितनी बेटा? 1/2 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो आप यहाँ से कह सकते हो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, बोलिए अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? हाफ है, रख दीजिए यहाँ पे। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा v इक्वल्स टू अंडर रूट में कितना आएगा, बोलिए 2gh। अब देखिए 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। बोलिए कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा बेटा। बोलिए ये नीचे से 2 ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ से आप कहोगे v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलिए अंडर रूट लगाए ना बेटा, तो देखिए 2 इंटू 2 ये तो पेयर होके बाहर आ जाएगा अंडर रूट से। अंडर रूट में क्या बचेगा जल्दी बताइए? gh बचेगा और बाय 3 बचेगा। बोलिए gh और अपॉन में 3 बचेगा। ये आ गई आपके वेलोसिटी की वैल्यू। क्लियर बेटा? जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 2√gh बाय 3 बेटा। क्लियर? हमें यहाँ पे ओमेगा निकालना है। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? v बाय आर। ठीक है, तो यहाँ पे इस वेलोसिटी को r से डिवाइड कर दो। r क्या है? रेडियस ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर बेटा। क्लियर? तो हम कह सकते हैं अंडर रूट में 2√gh अपॉन 3 और उसको r से डिवाइड कर दोगे तो बस अपना ओमेगा आ गया है, एंगुलर वेलोसिटी, ये अपना आंसर आ गया है। क्लियर? अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन इसमें और बन सकता था जो कि लिखा नहीं है। ऑल्सो फाइंड, बोलिए ऑल्सो फाइंड डिस्प्लेसमेंट। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछता कि भाई यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बताओ, क्या पूछता? इस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो, तो कैसे करते? ध्यान से देखिए, ये बॉडी ऊपर से नीचे आने में कितना डिस्प्लेस की है, मान लेते हैं कितना की है? s की है, कैपिटल S डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट का क्या कोई फॉर्मूला बनाओगे स्पेशल? नहीं बेटा, हर चीज़ के लिए फॉर्मूला बनाओगे तो कहाँ से कितना याद कर पाओगे? नीट के लिए बेटा कितने फॉर्मूले जेई के लिए याद कर लोगे? फिजिक्स में कितना याद करोगे बताओ? हर एक चीज़ के लिए फॉर्मूला, एक्सेलेरेशन के लिए फॉर्मूला, वेलोसिटी के लिए एक फॉर्मूला, टाइम के लिए अलग फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट के लिए अलग फॉर्मूला। कितने फॉर्मूले याद कर पाओगे? नहीं। तो कॉन्सेप्ट को पकड़ो। क्या? कॉन्सेप्ट को पकड़ो। आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, बोलिए बच्चों क्या पढ़ा था? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। आपको पता है इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि रेस्ट पे होगा बेटा, तो u स्क्वायर का मतलब 0 हो गया। फिर यहाँ से कहोगे, बोलिए v स्क्वायर इक्वल्स टू 2as बचा, s यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बाय बोलिए 2a। अब देखिए v की वैल्यू आपको पता है, उसके ऊपर स्क्वायर कर देना, ये v की वैल्यू है, या इस पे स्क्वायर कर देना v स्क्वायर। अरे देखिए भाई v की वैल्यू निकाल लिए, v की वैल्यू यहाँ रख के इसका स्क्वायर कर देना, और अपॉन 2a है।
ए यानी कि एक्सेलेरेशन, भाई एक्सेलेरेशन का तो फॉर्मूला आपको पता ही है। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता था बोलिए, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता था। यहाँ से एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है, यहाँ रख देना, v की वैल्यू रख देना, बात खत्म, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पे आपको वेरिएबल दिख रहे हैं ना, आपको उस केस में h की वैल्यू पता होगी तो आप बड़े आराम से वेलोसिटी की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। कोई नंबर आएगा, कोई डिजिट आएगा ना, वैल्यू आएगी v की, यहाँ पे रख देना, उसका स्क्वायर कर देना। और अगर एक्सेलेरेशन की बात हो तो देखिए g पता है, साइन थीटा गिवन होता, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आपको पता ही है, तो a की वैल्यू आती, तो यहाँ पे v और a की वैल्यू रखते बड़े आराम से डिस्प्लेसमेंट ऐसे कैलकुलेट कर सकते थे। क्लियर? मैं कर नहीं रहा हूँ, समझ गए कैसे करना है, अप्रोच को सीखिए। बोलिए समझ गए? चलिए कॉपी करिए, मैं साइड हो रहा हूँ। चलिए तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा जेई में आया हुआ एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जेई 2007 में ये क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के बाद आपके जो स्क्रू हैं दिमाग के वो ढीले हो जाएंगे। जहाँ से आपकी सोच बंद होती है वहाँ से जेई में क्वेश्चन आते हैं बेटा। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट। हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट गिवन है जो प्योर रोलिंग कर रहा है इस कर्व्ड इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। बेटा हमें इस ऑब्जेक्ट का नाम बताना है। ये ऑब्जेक्ट क्या रिंग है, क्या डिस्क है, या ये ऑब्जेक्ट हमारा सॉलिड स्फीयर है या हॉलो सिलेंडर है। अब हो क्या रहा है पहले ध्यान से सुनिए। यहाँ पे हमको एक कर्व्ड इंक्लाइंड प्लेन गिवन है, उससे कोई मतलब नहीं है। इससे पहले अभी तक आपने देखा था कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता था टॉप पॉइंट से रिलीज करते थे रेस्ट से बेटा, तो ये नीचे आता था। इस बार जेई में क्वेश्चन 2007 में एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें हमारा एक ऑब्जेक्ट था जो नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ प्योर रोलिंग कर रहा था विथ वेलोसिटी v, और साथ साथ प्योर रोलिंग कर रहा होगा तो इसके पास एक रोटेशनल वेलोसिटी भी होगी, या कह लो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी होगी इनिशियली, हाँ या ना। इस ऑब्जेक्ट का मास गिवन है कैपिटल M, ठीक है, और इस इंक्लाइंड प्लेन की हाइट गिवन है इन टर्म ऑफ वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी क्या थी बेटा, लीनियर वेलोसिटी v थी, और इसकी हाइट गिवन है 3v स्क्वायर बाय 4g बेटा। हमें क्या निकालना है, इस ऑब्जेक्ट का नाम बताना है, ऑप्शन गिवन है। तो चलिए ईमानदारी से इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके ईमानदारी से सॉल्व जरूर करिएगा। अब देखिए बेटा नीचे से स्टार्ट किया इसने इनिशियली, ये हमारी कहानी है, ये हमारी इनिशियल कहानी है, ठीक बच्चा। ये प्योर रोलिंग स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, जब ये अपने टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा वहां पे। फाइनली ये इसकी पोजीशन होगी, फाइनल पोजीशन क्या होगी, ये होगी, और ये यहाँ पे आने पे क्या हो जाएगा, रेस्ट पे हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। नीचे से चला था, ऊपर गया, रेस्ट पे हो गया, फाइनली रुक जाएगा। अच्छा, जरा अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि भाई ये जो सरफेस है, पहली बात तो रफ होगी, तभी तो रोलिंग हो रही है बेटा, टॉर्क आएगा फ्रिक्शन के द्वारा, तभी तो रोलिंग होगी। क्लियर? ये तो पता ही होगा। अच्छा, मगर यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। क्या होगा, यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा बच्चों वो कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। बोलिए हाँ या ना। स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा कब लगेगा, जब प्योर रोलिंग हो रही है। अब आप कहोगे प्योर रोलिंग में तो फ्रिक्शन होता ही नहीं। भैया ये नहीं कहा था, फ्रिक्शन लग रहा होगा। कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन क्या कर रहा होगा, इस बॉडी को प्योर रोलिंग में मेंटेन करने के लिए लग रहा होगा। मगर एक बात यह है कि इस फ्रिक्शन के द्वारा, बोलिए बच्चों, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स 0 होगा। बोलिए हाँ या ना। अगर बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स 0 होगा, क्योंकि अगर बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है तो सरफेस के बीच में इसके लोअर मोस्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये इसके ऊपर स्लाइड नहीं करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स 0 होगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, और अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स जो कि एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 होता है तो हम बोलिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं?
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लगा सकते हैं। बोलिए, हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं, जो कहती है, बोलिए बच्चों, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अगर हम बात करें इस बॉडी की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की, भाई ये ग्राउंड पे ही है, हाइट 0 होगी अभी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी। बोलिए, ग्राउंड के लेवल पे मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी 0 है बच्चा, तो यहाँ पे 0 होगी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली। अब देखिए, ये बॉडी ट्रांसलेशन मोशन कर रही है विथ वेलोसिटी v और साथ ही साथ रोटेट भी कर रही है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो इस बॉडी के पास इनिशियली दो तरह की काइनेटिक एनर्जी होंगी, एक ट्रांसलेशन वाली प्लस रोटेशन वाली। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ट्रांसलेशन वाली। अगर ये v वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रही है, लीनियर वेलोसिटी से v से, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ mv² प्लस इसी बॉडी की इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशन वाली। ये सब पहले भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, जब ये बॉडी 3v²/4g हाइट ऊपर पहुंच गई होगी, रुक गई होगी, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? हाइट ये है, इसका मास m है, तो आप कहोगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? बोलिए बच्चों, mgh। h कितना है? बोलिए बच्चों, 3v²/4g प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोलिए कितनी होगी? 0 होगी। अरे भाई, ऊपर जाने पे ये रेस्ट पे हो गई है, तो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी v 0 हो गया होगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम कह सकते हैं यहाँ पे बच्चों कितनी हो जाएगी? बोलिए +0। ठीक है, हौच पौच तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम क्या कहेंगे? बोलिए, देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहां से कहूं, बोलिए हाफ mv² प्लस आई ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या है बच्चों? प्योर रोलिंग हो रही है तो हम क्या कह सकते हैं? बोलिए, प्योर रोलिंग होती है तो क्या होता है? v इक्वल्स टू r ओमेगा। ओमेगा कितना हो जाएगा? v/r। यहां से हम ओमेगा की वैल्यू v/r रख देंगे। यहाँ पे कितनी रख देंगे? v/r। तो ये हो जाएगा v/r, तो v पे स्क्वायर r पे स्क्वायर इक्वल्स टू, बोलिए बच्चा कितना हो जाएगा? 3mg v², बोलिए बच्चों कितना हो जाएगा? 4g। ठीक है, अच्छा। अब यहां से देखिए, g से g मर जाएगा बड़े आराम से। अब यहां से क्या कह सकते हो? देखिए, m से m कैसे होगा? देखिए, m नहीं होगा, नहीं होगा अभी, रुकिए। यहाँ से हम कह सकते हैं, देखिए v² यहाँ भी है, v² यहाँ भी है, कॉमन निकाला v², ये तो v², ये v² और यहाँ पे भी v² कैंसिल हो गया। क्लियर, खत्म। बोलिए बच्चों, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो? यहाँ पे आपके पास क्या आया है? जल्दी बताइए। बोलिए, यहाँ पे आप कहोगे, यहाँ पे आप कह सकते हो, बोलिए हाफ m है प्लस क्या है? हाफ i है, और यहाँ पे क्या बचा आपके पास? अपॉन r² बचा है, इक्वल्स टू कितना बचा? 3m/4। कितना बचा है? 3m/4 बचा है। कितना बचा है? 3m/4 बचा है। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या हम यहाँ पे 3m/4 को ऐसे लिख सकते हैं? 3m/4 को देखिए, 3m/4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बोलिए 2/2 लिख सकते हैं। बोलिए 2 × 2, बात तो वही है। क्लियर, अच्छा। देखिए, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 हटा करके ऐसे लिख दें, बोलिए हाफ, ऐसे लिख सकते हैं, बात तो वही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। देखिए, हाफ यहाँ से कॉमन निकाला तो ये हाफ और ये हाफ लेफ्ट और राइट कट गए। क्लियर, बचा क्या? m। क्या बचा? m। तो यहाँ पे आप कहोगे i/r² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे m बचा है, m उधर भेज दो, जो 3m, बोलिए अपॉन 2 बचा था, हाफ तो पहले ही कट गया है, 3/2m
और ये वाला m इधर भेज दिए तो माइनस हो गया। क्लियर बच्चों? यहाँ से आप i की वैल्यू निकाल सकते हो बड़े आराम से। कितनी हो जाएगी? बोलिए i अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बोलिए सॉल्व करो, इसे कितना हो जाएगा? हाफ m हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हाफ m हो जाएगा। अच्छा हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। i मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से आ जाएगा कितना? हाफ m आर स्क्वायर बेटा। तो यहाँ पे हमने किया क्या है? हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों निकाला? कई लोग के मन में ये सवाल होगा। क्या सवाल होगा? कि हमने यहाँ पे, हमसे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम पूछा था, तो यहाँ पे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू क्यों निकाली है? क्योंकि इसलिए निकाली है क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें ऑब्जेक्ट का पता होता है। भाई ये बताओ, एम आर स्क्वायर बाई टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस गिवन ऑप्शन में बताओ किस ऑब्जेक्ट का होता है? बताओ बेटा, किसका होता है? डिस्क का होता है। डिस्क का ही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई टू होता है। मैंने यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाया, फिर यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, जिससे मुझे ये पता चल गया कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस बॉडी का है, जो कि डिस्क है। तो इसका मतलब ये है कि गिवन ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे प्योर रोलिंग कर रहा था वो हमारा डिस्क था बेटा। क्लियर? तो ये किसका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? डिस्क का होता है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? कैलकुलेशन फिर से देख लेना, वीडियो को पीछे रिवाइंड करके। थोड़ा टफ लगा हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, साइड हो रहे हैं, पहले कॉपी करिए। तो आइए बच्चों अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 इस लेक्चर का। ये क्वेश्चन भी एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा जेईई 2006 में आया हुआ एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एक रीजनिंग क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पॉज करके ईमानदारी से इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करिएगा। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमको यहाँ पे एक रफ इंक्लाइंड प्लेन गिवन है, और उसके ऊपर टॉप पे हमको एक सॉलिड स्फीयर गिवन है, और वो सॉलिड स्फीयर हमारा प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर बेटा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी सॉलिड स्फीयर है इस रफ सरफेस के ऊपर रोलिंग मोशन कर रहा है, और उस पे बेस्ड कुछ ऑप्शन दिए हैं। उन ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे ये आपको बताना है बेटा। क्लियर? यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जेईई का है। देखिए बेटा, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन स्फीयर इज एफ इक्वल्स टू म्यू एम जी कॉस थीटा। क्या यहाँ पे जो इस सॉलिड स्फीयर पे पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा उसकी वैल्यू क्या म्यू एम जी कॉस थीटा होगी? बताइए बेटा, बोलिए। आपको पता है जब ये बॉडी हमारी आगे की तरफ जाएगी, इस पे पीछे की तरफ क्या लगेगा? एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। इस फ्रिक्शनल फोर्स की क्या वैल्यू होगी ये बताइए। आप बताइए, आपने जो फॉर्मूला डराइव किया था वो फॉर्मूला क्या था बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स का? F इक्वल्स टू आपने पढ़ा था, बोलिए एम जी साइन थीटा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या होता था? 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा फ्रिक्शनल का फॉर्मूला था। यहाँ पे हमको म्यू एम जी कॉस थीटा आ रहा है। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया? पहले जरा ये देखो, यहाँ पे जो ये फ्रिक्शन का फॉर्मूला बता रहे हैं, वैल्यू बता रहे हैं, ये हमको मैक्सिमम फ्रिक्शन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हमने जो पहले पढ़ा था, याद करिए क्लास 11th में स्टार्टिंग के लेक्चर में। बोलिए बच्चा, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था? म्यू इंटू एन। म्यू होता था इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और एन क्या होता था? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब आपको पता है भाई इस पे परपेंडिकुलर डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा? एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg। उसका रिजोल्यूशन करोगे तो क्या मिलेगा? एक आगे की तरफ फोर्स मिलेगा mg साइन थीटा, और इसी बॉडी पे एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ऊपर देख ले, हाँ दिख रहा है। एक ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, और उसी के तरफ एक नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? mg cos थीटा लग रहा होगा। क्लियर बच्चों? तो आपको पता है n की वैल्यू क्या है? mg cos थीटा है। यहाँ पे आप रखोगे म्यू, n की वैल्यू कितनी रखोगे? mg cos थीटा। क्या रखोगे? mg cos थीटा। मगर नोट करने वाली बात क्या है, यहाँ पे जो ये फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला आपने ये लगाया है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन का है। किसका है? मैक्सिमम फ्रिक्शन का। जब बॉडी प्योर रोलिंग कर रही, जरूरी थोड़ी ना है उस समय मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा। भाई फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। वो प्योर रोलिंग में बॉडी को सिर्फ मेंटेन करने के लिए उतना फ्रिक्शन लगता है जितना जरूरत है।
हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन या कह लो मैक्सिमम फ्रिक्शन थोड़ी ना लगेगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये ऑप्शन गलत है बेटा। क्लियर? पक्का समझ गए होगे, पूरा रीजन बता दिया। बी ऑप्शन देखिए, फ्रिक्शन इज डेसिपेटिव फोर्स। भाई डेसिपेटिव फोर्स ऐसी फोर्स जिनकी वजह से वर्क डन जीरो ना हो, उन फोर्स को हम क्या बोलते हैं? डेसिपेटिव फोर्स। अब बताइए, जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है उसके वजह से आपने पढ़ा था वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स जीरो होगा। अब कई लोग कहेंगे कि भाई ये बताओ, कई लोग कहेंगे ये बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, एस डिस्प्लेसमेंट करेगी। क्या करेगी? ये बॉडी एस डिस्प्लेसमेंट करेगी, ठीक है, और फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। तो बच्चे कहेंगे भाई फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स एफ पीछे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ लग रहा है एस, तो वर्क डन कैसे जीरो हो जाएगा? बेटा कितनी बार बताएं, सुनिएगा मेरी बात। देखिए, अगर आप ध्यान से देखो इस लोअर पॉइंट को, अगर आप ये स्फीयर है, इस स्फीयर का लोअर मोस्ट पॉइंट देखो, तो इस पॉइंट को देखो बेटा, ये पॉइंट इस रफ सरफेस के ऊपर जो आपका इंक्लाइंड प्लेन है उसके ऊपर ये स्लाइड नहीं कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है, पॉइंट डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है, बॉडी डिस्प्लेस कर रही है। समझ रहे हो? क्लियर कि नहीं क्लियर? क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स किस पे लग रहा होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लग रहा होगा, इस पॉइंट पे जो इस रफ सरफेस के कांटेक्ट में है ये बॉडी, तो वो पॉइंट डिस्प्लेस नहीं हो रहा। क्लियर? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये पॉइंट प्योर रोलिंग कर रहा होगा, ये पॉइंट उठा ऊपर जाएगा, फिर ये पॉइंट उठा ऊपर जाएगा, ऐसे उठेगा, यानी कि इसके ऊपर स्लाइड नहीं करेगा, या कह लो डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा। और डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा तो फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन जीरो होगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलिए, फिर से समझाएं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई रफ सरफेस था, ये हमारी कोई बॉडी है, इस बॉडी का जो लोअर मोस्ट पॉइंट है हमें उसे देखना है, उस पर क्या लग रहा है? पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स एफ लग रहा होगा। क्या ये पॉइंट जो कांटेक्ट में है नीचे वाले रफ सरफेस के इंक्लाइंड प्लेन के, वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है? नहीं, ये बॉडी डिस्प्लेसमेंट कर रही है, ये पॉइंट डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा। जब पॉइंट डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा तो हम क्या कहेंगे? वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज जीरो, क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स किस पे लग रहा है? इस पॉइंट पे लग रहा है। क्लियर हुई बात कि नहीं? तो हम कहेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज जीरो, क्योंकि यहां पे ये बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है, जिसके वजह से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नीचे से उठेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, मगर इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हुई बात कि नहीं? चलिए, बहुत सही। तो फ्रिक्शन इज अ डेसिपेटिव फोर्स, ये बात गलत है। क्या फ्रिक्शन इज अ डेसिपेटिव फोर्स? नहीं, देखिए वर्क डन बाय, देखिए डेसिपेटिव फोर्स का मतलब होता है, डेसिपेटिव फोर्स का मतलब होता है बच्चों यहां पे जिसके द्वारा वर्क डन हो, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज जीरो, जिसके वजह से हम कहेंगे ये नहीं होगा, फ्रिक्शन के द्वारा कोई वर्क डन नहीं होगा, तो इसलिए फ्रिक्शन हमारी डेसिपेटिव फोर्स नहीं है। क्लियर बच्चों? तो ये ऑप्शन नहीं होगा, गलती से हो गया। क्लियर? चलिए अब आइए सी ऑप्शन देखिए, फ्रिक्शन विल इंक्रीज इट्स ओमेगा एंड डिक्रीज इट्स वेलोसिटी v। अगर आप देखिए इस बॉडी पे क्या लग रहा होगा, बोलिए इस बॉडी पे क्या लग रहा होगा? पीछे की आगे की तरफ वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी v से आगे आ रहा होगा, और साथ ही साथ ये घूम भी रहा होगा, रोटेट भी कर रहा होगा। ये रोटेट किस डायरेक्शन में करेगा? देखिए फ्रिक्शनल फोर्स टॉर्क लगा रहा होगा इस बॉडी पे ऐसे, तो ये बॉडी ऐसे घूमेगी, रोटेट करेगी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, हाँ या ना? फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन आने की वजह से इस बॉडी में टॉर्क आएगा, टॉर्क आएगा तो इस बॉडी के पास एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा तो इसकी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, हाँ या ना? क्लियर? तो ओमेगा यानी कि फ्रिक्शन विल इंक्रीज ओमेगा, हाँ ये बात तो सही है, एंड डिक्रीज इट वेलोसिटी v। हाँ भाई देखिए ये फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ है, तो बेटा इस बॉडी की वेलोसिटी को कम करने का काम कौन कर रहा है? फ्रिक्शन ही तो कर रहा है। पीछे की तरफ लग रहा है, इसकी वेलोसिटी को अपोज कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। हाँ भाई कर नहीं पाएगा, वो बात अलग है, क्योंकि एक फोर्स आगे भी लग रही होगी mg sin थीटा आगे की तरफ, ठीक है, मगर वेलोसिटी को डिक्रीज तो करने की कोशिश कर रहा है फ्रिक्शन, तो कहेंगे हाँ भाई ये ऑप्शन सही है, सी। डी ऑप्शन को देखिए, इफ थीटा डिक्रीज करोगे फ्रिक्शन विल डिक्रीज, तो ध्यान से देखिए फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या थी? mg sin थीटा, बेटा थीटा की वैल्यू कम करोगे तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कम होगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी कम होगी, तो ये ऑप्शन भी, डी ऑप्शन भी करेक्ट है। क्लियर? पक्का? कैसा क्वेश्चन था? आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा। साइड हो रहा है, पहले कॉपी करिए, उसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बच्चों आइए पढ़ते हैं इस लेक्चर का लास्ट कॉन्सेप्ट एंड केस नंबर 2। केस नंबर 1 में हमने अब तक देखा था हमारा इंक्लाइंड प्लेन एक रफ इंक्लाइंड प्लेन था। अब हमारे पास अगर स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है
इस इंक्लाइंड प्लेन का सरफेस कैसा है बच्चों? मान लीजिए इस बार स्मूथ है, तो क्या होगा आपको पता है, स्मूथ सरफेस होने के वजह से फ्रिक्शनल फोर्स एब्सेंट होगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी पे कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रही होगी, यानी कि जीरो होगी। भाई आपको पता है इस बॉडी को जब आप रेस्ट से छोड़ोगे तो ये बॉडी नीचे आना चाहेगी, मगर इस पे पीछे की तरफ कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स, बोलिए बच्चों, यहाँ पे पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा होगा। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा तो ये बॉडी टर्न नहीं करेगी। टर्न नहीं करेगी तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है इस बॉडी पे टॉर्क जीरो होगा, क्योंकि कोई भी फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगी नहीं रही है। नहीं लगेगी तो ये बॉडी टर्न नहीं करेगी। टर्न कब नहीं करेगी बॉडी? जब उसका टॉर्क जीरो होगा। क्लियर? तो यहां पे कोई भी ऐसी फोर्स नहीं है जो टॉर्क बॉडी को दे सके, यानी कि टर्न करा सके या कह लो रोटेट करा सके। क्लियर हुई बात की नहीं? क्योंकि भैया फ्रिक्शनल फोर्स एब्सेंट है, तो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो रफ वाला केस था उसमें टॉर्क मिल रहा था, यहां पे टॉर्क नहीं मिलेगा। और बॉडी पे लगने वाला टॉर्क अगर जीरो है तो भैया टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बताइए, आपने पढ़ा था टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, अल्फा इज इक्वल्स टू, बोलिए क्या कह सकते हो, टॉर्क अपॉन क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो यानी कि अगर टॉर्क जीरो है तो अल्फा भी जीरो आएगा, टॉर्क की वैल्यू जीरो है तो अल्फा की वैल्यू भी जीरो होगी, यानी कि इस बॉडी पे एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन वो भी जीरो होगा। क्लियर हुई बात की नहीं? अच्छा बोलिए, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो ये बॉडी की, बोलिए, रोटेट नहीं करेगी। रोटेट नहीं करेगी तो उसको एंगुलर वेलोसिटी जीरो होगी। क्या? घूमने वाली वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी भी जीरो होगी। इसका मतलब क्या है? ये बॉडी इस स्मूथ सरफेस पे जब रोटेट नहीं करेगी तो बेटा ये रोलिंग मोशन नहीं करेगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन अगर हमारा स्मूथ है तो इस केस में क्या होगा? नो रोलिंग। क्या? नो रोलिंग। नो रोलिंग इसका मतलब क्या है? इस रफ सरफेस नहीं दिया है, यहां पे हमको स्मूथ सरफेस दिया है, तो ये बॉडी इस स्मूथ सरफेस के ऊपर स्लिप करेगी या कह लो स्लाइड करेगी, रोलिंग मोशन नहीं करेगी। तो हम कह सकते हैं नो रोलिंग का मतलब क्या है? यहां पे स्लिपिंग होगी। क्या होगी? स्लिपिंग होगी। क्लियर हुई बात की नहीं? यहां पे रोलिंग ही नहीं हो रही है। क्लियर? अच्छा, जब रोलिंग नहीं होगी तो ये बताइए बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे इस बॉडी पे एक्सेलेरेशन क्या लग रहा होगा? आपको पता है एक नीचे की तरफ फोर्स mg लग रहा होगा, ठीक है। अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा होगा, तो इस mg को तोड़ो, एक हो जाएगा mg cos थीटा इस तरफ, ठीक है, और इस तरफ तोड़ोगे mg को तो mg sin थीटा इस तरफ मिलेगा एक फोर्स। क्लियर? अच्छा, अगर मैं पूछूं इस तरफ फोर्स कितनी है? mg sin थीटा, m हटा लो तो वही तो एक्सेलेरेशन बन जाएगा। तो इस तरफ एक्सेलेरेशन क्या एक्ट कर रहा होगा बच्चों? बोलिए, g sin थीटा। क्या एक्ट कर रहा होगा? g sin थीटा से ये बॉडी इस एक्सेलेरेशन से नीचे आ रही होगी। क्लियर? पक्का? अच्छा बोलिए, इस बॉडी का लीनियर एक्सेलेरेशन जीरो नहीं होगा, ये मत कह देना। कितना होगा? g sin थीटा से। आप किसी भी बॉडी को ऊपर से छोड़ो, किसी भी बॉडी को, चाहे वो सॉलिड स्फीयर है, चाहे वो आपका एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक क्यों ना हो, सारी की सारी नीचे कैसे आएंगी? a इज इक्वल्स टू g sin थीटा के एक्सेलेरेशन से आएंगी। क्लियर? जरूरी नहीं है कि बॉडी आपकी गोल होनी चाहिए, या आपकी बॉडी रेक्टेंगुलर होनी चाहिए, या सर्कुलर होनी चाहिए, या स्क्वायर होनी चाहिए। किसी भी बॉडी को छोड़ोगे, वो बॉडी ऊपर से नीचे किस एक्सेलेरेशन से आएगी? g sin थीटा से आएगी, क्योंकि यहाँ पे रोलिंग तो हो ही नहीं रही है। क्लियर? अच्छा बेटा, तो हम कहेंगे यहाँ से, बोलिए, सारी बॉडी पे जब एक्सेलेरेशन सेम होगा तो हर तरह की बॉडी सेम टाइम पे नीचे आएगी, हाँ या ना? तो हम कह सकते हैं ऑल बॉडी reaches the bottom at same time। ठीक है, आप किसी भी बॉडी को इस स्मूथ सरफेस से, इंक्लाइंड प्लेन से ऊपर से छोड़ोगे, मान लो हमारे पास एक कोई सॉलिड स्फीयर है और दूसरा हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, दोनों सेम एक्सेलेरेशन से नीचे आ रही होंगी, तो दोनों को सेम टाइम ही तो लगेगा, हाँ या ना? दोनों साथ साथ रीच करेंगी बॉटम पे बेटा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? तो ये था पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। आई होप
आपने इस लेक्चर को बहुत इंजॉय किया होगा। जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन जेई में, नीट में जितने बन सकते थे मैंने सारे बनाने की कोशिश की है। स्टार्टिंग में मैंने आपसे वादा किया था इससे बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आई होप मैंने उस वादे पे खड़ा उतरा हूं और आपने इस लेक्चर को बहुत इंजॉय किया होगा। तो चलिए पढ़ाई करते रहें। आई होप आपका जीवन बहुत ही उज्जवल होगा बच्चों। तो चलिए खत्म करते हैं इस लेक्चर को एक शायरी से, तो ध्यान से सुनिएगा बेटा। कौन सी सुनाएं सोच रहे हैं? मोटिवेशनल सुना दें? बोलिए कौन सी सुनाएं कि रोमांटिक सुना दे कोई? चलिए रोमांटिक सुनाते हैं कोई। तेरी यादों में कुछ याद थी, क्या याद थी कुछ याद नहीं। तेरी यादों में मैं सब भूल गया, क्या भूल गया कुछ याद नहीं। बस याद है तू याद की तरह, क्या याद है कुछ याद नहीं। तो चलिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर या इसी लेक्चर के अंदर। अब वैसे कुछ तो बचा नहीं जहाँ तक, बोलिए रोटेशनल मोशन में मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। जाके प्लेलिस्ट खंगाल दीजिए, एक एक लेक्चर स्टार्टिंग से देखिएगा। विश्वास मानिए वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है रोटेशनल मोशन, या कह लो सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। इस चैप्टर को मैंने बहुत डिटेल में सब कुछ समझाया है, सारे तरह के क्वेश्चन भी करवाए हैं। तो चलिए बाय बाय, टाटा, सी यू।